बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, मेरी तरफ से, स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से और पब्लिक न्यूज़ की जानिब से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो हमेशा अपनी खुशी को सेलिब्रेट भी करती हैं, इंजॉय भी करती हैं और साथ साथ अपने हीरोज़ को भी याद रखती हैं। और मेरा मानना ये है कि ज़िंदा कौमें इसको सेलिब्रेट भी एक अच्छे अंदाज में करती हैं ताकि मुल्क इसी तरह तरक्की करे। और मेरी इसके साथ दुआ भी है कि पाकिस्तान हमेशा ता क़यामत अपनी खुशियों को भी सेलिब्रेट करता रहे और आज़ादी की नेमत इसी तरह हम सेलिब्रेट भी करते रहे। जब मैं ये शो करने जा रहा था आज का, तो मैं सोच रहा था कि आज का गेस्ट कौन होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पास हर तरह की सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तमाम स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग बुलाते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आज के दिन हमारा जो कौमी खेल है हॉकी, उससे रेलिवेंट बंदे को बुलाना चाहिए। और पहले मैंने खेल को डिसाइड किया, फिर उसके लिहाज से एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जिन्होंने पाकिस्तान की फतूहात में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। आज हमारे साथ जो शो में मौजूद हैं, उनकी रिकग्निशन की एक और वजह ये भी है कि उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ मैचेस में बड़ा हमेशा परफॉर्म करके पाकिस्तान को फतूहात दिलवाई। हमारे साथ शो में मौजूद है साबिक ओलंपियन, पाकिस्तानी एक्स कैप्टन, वन एंड ओनली रेहान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आई नो कि यू आर क्वाइट बिजी, बट हमारी ख्वाहिश थी, मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि हॉकी के ऊपर बात की जाए। हमारा कौमी खेल है और हॉकी प्लेयर को ही बुलाना चाहिए, तो इट्स रियली ऑनर कि आपने हमें आज के दिन टाइम दिया। थैंक यू। अच्छा रेहान भाई, सारी डिस्कशन आज हॉकी के ऊपर ओबियसली हम करेंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले आपके इनिशियल डेज के हवाले से जानना चाहेंगे। बचपन कैसा था? क्या बचपन में सिर्फ हॉकी खेलते थे? और ये साथ साथ ये भी बताइए कि किस तरह ये जर्नी स्टार्ट किया आपने? मैंने हॉकी इस वजह से नहीं खेलनी स्टार्ट की थी कि मैंने हॉकी प्लेयर बनना है। अच्छा। मैंने बेसिकली स्टार्ट की थी कि मैं कोई स्पोर्ट्स करना चाह रहा था। अच्छा। कि स्पोर्ट्स करनी है। मैं क्रिकेट भी खेलता था। अच्छा। मैं हॉकी भी खेलता था। हमारा मॉल टाउन में एक क्लब है, नोबल हॉकी क्लब, जो अब फुटबॉल की ग्राउंड बन चुकी है। अच्छा जी। उसके साथ क्रिकेट सेंटर है। पहले कामरान अकमल को बॉलिंग करवानी, जाके 2 बजे मैंने आना, मैंने आके उसको बॉलिंग क्रिकेट खेलनी, उसके साथ नेट करना। उसके बाद मैंने 4 बजे आके अपनी हॉकी खेलनी। लेकिन जो मेन वजह बनी हॉकी में आने की, मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से पढ़ रहा था। मैं क्लास 8 में था, तो एक टीम जाफर मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट होता है, वहाँ पे मैं खेला जाके। हमारी स्कूल की टीम जीत गई और ना एयर मार्शल फ़रूक उमर साहब थे, उन्होंने मुझे बेस्ट प्लेयर अनाउंस किया और उम्रे का टिकट दे दिया। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं वो सब पीआई के चेयरमैन भी थे। तो जब ऐसा हुआ और अब्बू मेरी जगह पे, अब्बू जब उम्रा करने गए, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी मज़ेदार गेम है कि अगर आप खेल रहे हो, आपका शौक भी पूरा हो रहा है और आपको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किया, लेकिन मैं क्रिकेट फिर भी साथ खेल रहा था। अच्छा। मैंने थोड़ा सी, अब मुझे काम ही कहता होता था कि रेहान यार तू क्रिकेट इतनी अच्छी खेलता, तो हॉकी में किधर जा रहा? मैं कहा नहीं भाई, मैं हॉकी में ही ठीक हूँ। इस तरह करते करते मैट्रिक के पेपर दिए, तो बड़ा शौक था गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ूँ जाके। इतने नंबर तो आ नहीं सके, सीधी सी बात है, इतने अच्छे थे भी नहीं हम पढ़ाई में। तो हॉकी बेस के ऊपर मुझे एडमिशन मिल गया और टॉप पूरी लिस्ट के नंबर 1 पे मेरा नाम आया। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है कि मेरा नाम भी टॉप उस पर आ गया है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हो गया है। और मैं मज़ेदार आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में जो मेरा पहला दिन था, तो मैं इंट्रोडक्शन होता है, टीचर इंट्रोडक्शन लेते हैं, कितने नंबर कितने नंबर कितने नंबर कितने नंबर। अब मेरी बारी आई, जब मैंने अपने नंबर बताया कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में किसने दाखिला दे दिया। मैं आपको इंटरप्ट करने लगा, मैं भी रावियन हूं, तो वो रोल नंबर भी हमारी इसी तरह ही बनते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में किसने दाखिला दे दिया? स्पोर्ट्स बेस पे है। मैं कहा जी सर। मैं चुप करके बैठ गया, मैंने इंसल्ट फील की अपनी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम खराब हो गया। अल्लाह की करनी क्या हुई कि 6 महीने ही नहीं गुजरे तो मैं पाकिस्तान की जूनियर टीम में सिलेक्ट हो गया। अच्छा। सिलेक्ट हुआ, हम जर्मनी का टूर करके आए, मेरी उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। साथ ही सीनियर टीम के कैंप में मुझे बुला लिया गया। जब सीनियर टीम के कैंप में मुझे बुलाया गया और शहबाज भाई का वो लास्ट टूर्नामेंट था। अच्छा। और मैं पहली दफ़ा उस कैंप में आया था, तो ना हेडलाइन लगी एक अखबार में कि नए टैलेंट में रेहान भट्ट और ओल्ड टैलेंट जिनका लास्ट है वो जाने वाले हैं। तो क्या ये कंपैरिजन बनता है कि एक नया जूनियर प्लेयर और ये शहबाज सीनियर? तो मैंने अपने आप होगा, मैं कहा मुझे शहबाज सीनियर के साथ कहाँ मिला दिया गया। तो ये हेडिंग ना गवर्नमेंट, जब मैं गया तो
वो हमारा जो बोर्ड होता है उसके ऊपर लगी हुई। बिल्कुल ठीक। तो वही टीचर मुझे कह रहा है यार रेहान बड़ी बात है यार ये है। मैं कहा सर आप तो कहते थे मैं गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे आ गया। तो अब आप ये कह रहे कि नहीं 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 हमारी स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी है, हम अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो हम स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं। मैं ये करके जब पाकिस्तान टीम में आया तो अल्लाह ने कोई इज़्ज़त देनी थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी कि मैंने आते ही जब मैं टीम का पहला टूर ही किया तो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी क्लोन जर्मनी में। तो लास्ट 5-7 मिनट में मुझे अंदर डाला तो मैंने 2-3 इंडिया को गोल कर दिए। तो मैं वापस आया, सिर्फ रेहान बट ही हो रही, बाकी कोई किसी को पूछ नहीं रहा। मैंने कहा ये सडनली मेरी लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि फिर मैंने अपनी हॉकी को इतना सीरियस इतना मैं इसी तरफ आने चाहूंगा कि आपने माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की हैं, 272 मैचेस खेले, 110 आपने गोल किए, बट जो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा याद रखी जाती है वो इंडिया के अगेंस्ट है। कि इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस के अंदर क्या आपके अंदर एक्स्ट्रा मोटिवेशन आती थी? क्या आपको लगता था कि रेहान बट जो डिलीवर कर जाता था वो क्या आपके अंदर? नहीं, वो देखें इंडिया के खिलाफ ही नहीं, खाली मैं तमाम जितने भी मेरे जो मैचेस हैं उसमें मैं अपना दिल लगा के ही मेहनत करता था। लेकिन अल्लाह ताला का कुछ करना ऐसा था कि जब भी मैं इंडिया के साथ खेलता था, एक हमारी नेचुरल गेम है इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें ओपनिंग बहुत मिलती है। तो ओपनिंग जहाँ पे मुझे मिलती थी वहाँ पे मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। तो जब हाँ जी वो यही स्टाइल है। तो मैं बेसिकली जब इंडिया के साथ मैच खेलता था तो एक ऐसा हो गया कि मेरा एक बन गया कि आखिरी 5-7 मिनट में मैं ही गोल करता था और पाकिस्तान जीत जाता था। तो मेरी एक दोस्त है, इंडियन जर्नलिस्ट है, प्रीति उसका नाम है। वो हमारा एक मैच हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2003 में, तो इंडिया और पाकिस्तान का ब्रॉन्ज मेडल का मैच हो रहा था। तो पाकिस्तान और इंडिया 3-3 ड्रॉ खेल रहे थे और 5 मिनट रह गए थे। कहती है मैं अपने डेस्क पे ना बैठ के खबर बना रही थी तो मेरी दोस्त कहती है वो पाकिस्तान ने गोल कर दी। कहती है हाँ रेहान बट ने किया होगा। उन्होंने कहा हाँ जी रेहान बट ने किया। मतलब कि ये इंप्रेशन बन गया हुआ था उनके दिमाग में, जो आप बात कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ आप ये सारी चीजें, तो ये एक इंप्रेशन बन गया था। बट मैंने अर्जेंटीना के खिलाफ भी ऐसे ही गोल किए हैं, मैंने हॉलैंड के खिलाफ भी ऐसे ही किए हैं। बट इंडिया हाँ जी हमारे इधर बेसिकली प्रॉब्लम है कि हम जब इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हैं ना, वो बेशक क्रिकेट में करें, बेशक हॉकी में करें, बेशक किसी भी जगह करें, तो हम हाईलाइट हो जाते हैं, उसके सामने आ जाते हैं ना। वो हार की खुशी भी उतनी होती है और डिफीट का भी उतना जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको क्या लगता है कि माशाल्लाह 4-5 डेकेड तक जिस स्पोर्ट्स के अंदर हमने राज किया, हमारा कौमी खेल भी है, 2010 में हमने लास्ट टाइम एशियन कप जीता, उसके बाद हमें विक्ट्री हमें नजर ही नहीं आई। इवन दो कि इतना ज़्यादा हम नीचे डिक्रीज की तरफ हमारा डिक्लाइन शुरू हुआ कि हम क्वालिफाई राउंड खेलना शुरू हो गए, फिर आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। देखिए आपको बेसिक सबसे मेजर रीजन क्या 3-4 लगती है कि जो इतना बड़ा पाकिस्तान को ये? देखें बात पता है क्या है, हम जीत की खुमारी में बहुत देर रहते हैं। अच्छा कि अगर हम 2010 में जीते हैं ना, हमने 4 साल ऐसे ही गुजार देने हैं, हम जीते हुए हैं। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे पाकिस्तान में हमारा ये प्रॉब्लम है। बाहर की मुल्कों में ऐसा नहीं है, वो जीतते हैं ना, उनको पता है कि अगली दफा इन्होंने हमें जीतने नहीं देना अगर हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम और जीत की खुमारी में रहते हैं बेसिकली। जहां तक पाकिस्तान की हॉकी टीम का सवाल है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ और 2 हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, 2 ओलंपिक्स मिस हो गए हैं हमारे कि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। पहले में तो चलें हम लोग क्वालिफाई राउंड हार गए या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, दूसरे में तो हम कर सकते थे। हम उसकी वजह यह कि ये बात अभी तक ऑन कैमरा किसी ने नहीं की होगी, किसी हॉकी प्लेयर ने नहीं की होगी जो मैं आज करने जा रहा हूँ आपके सामने। हम लोग डेफिनेटली ओलंपिक्स में क्वालिफाई करते। और पाकिस्तान टीम की एंट्री हुई प्रो लीग में। ठीक है जी, प्रो लीग में एंट्री हुई पाकिस्तान की, हमें पार्टिसिपेशन के नंबर 300 पॉइंट्स मिल रहे थे। अच्छा जी, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के, मैच हारना जीतना बात की बात है। और उस वक्त हम रैंक 12वें पे थे दुनिया में। ठीक है, और जो 10वें नंबर की टीम थी उससे हमारा पॉइंट्स का 175 पॉइंट्स का फर्क था। अच्छा ठीक है, हम अगर सिर्फ पार्टिसिपेट करते तो हमने ऑटोमेटिक दुनिया में रैंक 9 पे आना था। ठीक है, 9 पे आना था और पहली 10 ऑटोमेटिक टीमें क्वालिफाई करती हैं ओलंपिक्स के लिए। बिल्कुल ठीक है। अब हमारी जो फेडरेशन के उस वक्त करता धरता थे माशाल्लाह, वो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो हारना ही हारना है, 12.5 करोड़ का खर्चा है, ये पैसा क्यों हमने जाया करना, या क्यों, या हमारे पास है भी नहीं बेसिकली। वो कहते थे हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें पैसे नहीं दिए। जिस मुल्क
की हॉकी टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर रही है और वो 12.5 करोड़ की वजह से ना जाए। उसके बाद एक मजेदार भी बात बताऊंगा आपको, ना जाए और बाद में हम 70वें नंबर पे चले गए। खेल के तो गए ही नहीं भाई, हम तो घर बैठे बैठे 70वें पे चले गए हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने $1 लाख जुर्माना भरा हो ना जाने का। और जब पाकिस्तान टीम नहीं गई प्रो लीग में तो इंडिया ने जंप इन कर लिया। ओह माय गॉड। इंडिया जंप इन हो गई अंदर और वो प्रो लीग खेली, उसको प्रैक्टिस भी मिल गई तमाम दुनिया की टीमों से खेलने की, जो वो चाहते थे सब कुछ हो गया। मैं कहता हूं जी हम सारे मैच हार जाते, हमारी टीम इस काबिल नहीं थी, हम सारे मैच, ऐसा नहीं होता कि हम सारी मैच हार जाते, हम 1-2 मैच जीतते भी जी। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा फायदा क्या, और सबसे हम ओलंपिक्स में आ जाते। इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है कि आप पाकिस्तान टीम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है और जो फॉर्मेट अब ओलंपिक्स का बन चुका हुआ है कि 10 टीमें हैं जी, 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल खेलना, बेशक वो सारे मैच हार भी गई है। 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल खेला। पाकिस्तान अभी इतना बुरा भी नहीं है कि क्वार्टर के 2 टीमों से ऊपर ना आ सके या दो टीमों में ही रह जाए या बाहर हो जाए, इतना भी बुरा नहीं है अभी पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है कि क्वार्टर फाइनल खेल सकता है। आप क्वार्टर फाइनल खेलते, ठीक है, एक मैच जीतने पे आपने सेमीफाइनल, आपने मेडल की दौड़ में आना था। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हर टीम ने हर टीम के साथ खेलना होता था। बिल्कुल। अब फॉर्मेट चेंज है, अब आपने भारत को देखने जी ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। तो इतना बड़ा चांस आपने छोड़ दिया, इतना बड़ा चांस आपने मिस कर दिया। इसका रिस्पॉन्सिबल आप क्या समझते हैं एज एक्स? सर इसके रिस्पॉन्सिबल देखें, फेडरेशन को मैं नहीं दोष दूंगा इसका। उसकी वजह पता है क्या है कि अगर आपकी किटी में पैसे ही नहीं है तो आपने यही सोचना है ना, आपने फिर बी की मांगनी है गवर्नमेंट से कि सर ये 12.5 करोड़ दे दे। और मैं सॉरी टू से ये बात की भी गई थी। खान साहब इधर से सुनते हैं, मेरे ख्याल से इधर से निकाल देते हैं, या उन तक बात पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती हमें नहीं पता। जी ठीक है, हमें नहीं पता कि उनके कान तक बात कोई पहुंचती है या नहीं पहुंचती। फमीदा मिर्जा साहब आईपी मिनिस्टर हैं, वो उनको स्पोर्ट्स की ये सारी दी, उनको क्या पता है कि ओलंपिक्स क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। उन्होंने तो ये कहना 12.5 करोड़ बचा ले। हाँ जी रेहान भाई से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। रेहान भाई से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं कि आर्टिकल पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली 10 लोग गए और 10 लोग के लिए जो बजट रखा गया था पहले प्रिपरेशन के लिए 1 साल के अंदर, वो सिर्फ 2 करोड़ था। यानी कि आपके 10 प्लेयर जिन्होंने रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान को, 2 करोड़ के अंदर क्या वो अपने आप को क्या प्रैक्टिस? सर मैं हॉकी की तो बात बाद में करता हूँ। आपका ये जेवलिन का जो लड़का है नदीम, ठीक है जी, अब ये लड़का उस तरह ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने गया, समझ लें आपके कोई बंदा वर्ल्ड वॉर लड़ने जा रहा है, उसके पास कोई गन नहीं है, वो ऐसी अल्लाह का नाम लेके चला गया जंग लड़ने के लिए और वो टॉप 10 में आ गया। ये अल्लाह के मोइज़े होते हैं जी। इस बच्चे के ऊपर ना किसी ने कोई पैसा लगाया, ठीक बात, ना कोई प्रेपरेशन कराई, और वो मेडल की दौड़ में था। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अगर कोई इस मुल्क में कोई बंदा सोचने वाला हो कि पाकिस्तान वाकई ओलंपिक का मेडल ले, तो ये 2 बच्चों को अभी काबू कर लें। या आप दोनों, चोपड़ा का मैं देख रहा था कि उसको 1 साल यूरोप के अंदर ट्रेनिंग करवाई गई, जर्मनी भेजा गया स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कि हमने इसको टाइटल के लिए लड़वाना है। 6 बिलियन रुपीस उस पे एक्सपेंड किए गए। उसने ट्वीट भी किया कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इंडियन गवर्नमेंट का, जिन्होंने मेरी फाइनेंशियल इतनी मदद की, इस वजह से मैं गोल्ड मेडल लेके आया। तालब से मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, वो भी मुझे सेम बता रहे थे कि जो कुछ किया मैंने खुद किया या मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ। तो मैं खुदा का वास्ता मैं तो यही कहूंगा कैमरे के सामने कि प्लीज अपने हीरोज को पहचाने, इसमें इंटरेस्ट पैदा करें। ये वो गेमें हैं कि जिसमें दुनिया के मैप में आपको ढूंढा जाता है कि जब आप कोई मेडल लेते हैं ना तो कहते हैं पाकिस्तान किधर है, अच्छा ये पाकिस्तान है। सर रिकॉग्निशन स्क्वॉश, हॉकी और क्रिकेट ऐसे ही है ना हमारी। सर 1960 में जब जो पहला गोल्ड मेडल जीता हॉकी ने रोम में, तो रोम में जीतने के बाद लोगों ने वाकई मैप में ढूंढा, ये हमें बताते हैं लोग जी। ऐसे ही
जो सीनियर्स हैं वो हमें बताते हैं कि मैप में ढूंढा गया है पाकिस्तान कंट्री किधर है। एक गेम आपको या आपकी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की आपको रिकग्निशन दिला रही है दुनिया में, तो यार अगर उसके बारे में नहीं सोचना तो फिर किसके बारे में सोचना। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एक जो टसल कह लें या एक डिफरेंस है, कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा साबिक ओलंपियन और फेडरेशन के अंदर हमने काफ़ी टाइम से देखते चले जा रहे हैं। एक ब्लेम गेम की स्टोरी है, मेरी ताहिर साहब से भी इंटरव्यू किया, उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि यार हमारी भी गलती इसमें है और फेडरेशन की भी है, हम अपनी गलती को मानते हैं और हम बैठने को तैयार हैं और इसको हम एक पेज पे आके अब इस खेल को बचाना। तो आप इसमें क्या समझते हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स थे, क्या ऐसी बेसिक रीज़न थी जिनके ऊपर ये इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे? मैं यहाँ पे मैं पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, मैं बात तो फिर कर दूंगा लेकिन किसी ने सुनना नहीं प्लीज़ करें ना, क्योंकि उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर ना अना नहीं ख़त्म होती। अच्छा। अगर मैं रेहान भट्ट हूँ ना, उस तरफ सुहेल अब्बास है, सलाउद्दीन साहब हैं, समीउल्लाह साहब है, हमारे में से ये बाहर नहीं आता कि हमसे बड़ा हीरो नहीं है कोई। अच्छा। और हम जो कोई एक बंदा अच्छी बात भी कर रहा है ना, हमने टांग बीच में जरूर अड़ानी है। अच्छा। कि भाईजान नहीं, ये ऐसे नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए। ठीक। लेकिन हमने कोई फैक्ट एंड फिगर्स या कोई चीज पढ़ी नहीं हुई कि जी अगर हम इसको ऐसे करते हैं, अगर हम 8 महीने या 8 साल किसी चीज को लेके चल रहे हैं, उसको चॉक आउट कैसे करना है, उसको प्लान आउट कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए। हम कुर्सियों पे बैठ के सिर्फ एक बात करते हैं, पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया यार, पाकिस्तान बड़ा नीचे, वो चला गया भाईजान, तो उसको वापस लाना कैसे है? हाँ। इस पे भी तो बात कर लें जी। आज आके 8-10 सालों में एक ही बात सुनने में मिलती है कि हम यही पैसे का ही रोना रोते हैं कि जी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं है जी, मैं मानता हूँ जी, फेडरेशन के पास पैसे नहीं है, नहीं ना ही आ रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा कदम लिया फेडरेशन ने, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स स्टार्ट किया। हाँ, वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, कि आपने बच्चों को कुछ कम से कम दिया तो सही, अगर वो ग्राउंड में नहीं भी हैं, उनके घर में कुछ ना कुछ चलेगा तो सही। ये बहुत अच्छा फैसला किया। लेकिन अगर पैसे नहीं है हमारे पास, मैं कहता हूँ जी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक ऐसा इदारा है कि अगर ये किसी के पास भी रिक्वेस्ट करेगा ना, उसको कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज हो जाएंगे। करने लगा था, बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज हो जाएंगे। मेरी अभी पिछले दिनों आसिफ बाजा जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने जो बातें मेरे साथ की, जो प्लान आउट, जो चीज़ें वो बता रहे थे, वो तो बहुत अच्छी हैं कि एकेडमी लॉन्च होने जा रही है 40 बच्चों की। हम ग्रास रूट लेवल को रोते हैं कि जी नीचे हॉकी नहीं हो रही, हम खुद ग्रास रूट लेवल पैदा बनाएंगे, 40 बच्चों की हम एकेडमी बनाएंगे जिसमें एज लिमिट 16 साल, मैक्सिमम 18 साल की होगी, लेकिन कोशिश हमारी है 18 से नीचे हो। हम उनको 4 साल अपने पास रखेंगे। ठीक है, जो लड़का हमारी नज़र में या कोचेज़ की नज़र में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की तरफ होगा, हम उसको जंप इन करा देंगे पाकिस्तान जूनियर में या सीनियर में, और नए बच्चे ले लें। अगर तो ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, आने वाले 4 से 5 साल में पाकिस्तान की हॉकी दोबारा खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने ऐसे काम किया और ऐसे आपको रिजल्ट्स आ गए, ऐसा नहीं होगा। इंडिया ने अगर 44 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में लिया है ना, इसके पीछे 9 साल की मेहनत है, क्योंकि उस वक्त मैं खुद इन था हॉकी के अंदर। 9 साल की मेहनत है। उनके प्रेसिडेंट बत्रा जो है, उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया इसके अंदर, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, और जो फैसिलिटीज वो दे सकते थे वो दी गई। इंडियन टीम रही बार है। अच्छा, उसमें मैंने कुछ देखा जो इंडिया के, मैं काफ़ी क्लोजली देख रहा था कि उन्होंने कोचेस पे बड़ा काम किया और उसमें फॉरेन कोच उन्होंने इंडक्ट किए। आपका मानना क्या, आप खुद रिटायरमेंट के बाद कोचिंग में भी आए जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे कोचेस बेहतर हैं या जो मॉडर्न हॉकी हो चुकी है, जो पैटर्न हम देख रहे हैं जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, बेल्जियम जिस तरह आउटस्टैंडिंग चैंपियन बनी, इधर भी ओलंपिक्स भी जीत गई, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मॉडर्न हॉकी के लिए हमें फॉरेन कोच ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है? देखें, अभी तक तो जो रिजल्ट्स बताते हैं, जो फिगर्स बताते हैं रिजल्ट्स के, वो तो फॉरेन कोच ही नजर आते हैं, क्योंकि जी 94 में आप जीते। ठीक है, उसमें भी फॉरेन कोच था। आपने 2004 ओलंपिक्स में 4थी पोजीशन 5वीं पोजीशन हासिल की, आप मेडल की दौड़ से आके निकल गए, उस वक्त भी फॉरेन कोच था। 2010 में आप एशियन गेम्स जीत गए, उस वक्त भी फॉरेन कोच था। जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो यही बताते हैं कि फॉरेन कोच, ये नहीं कि वो उनको ज्यादा कोई नॉलेज है या उनको कुछ ज्यादा आता है, वो एक टीम को बिल्ड करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उनके लिए रेहान भट्ट भी
उसी तरह का लड़का है जिस तरह का एक नया लड़का ग्राउंड से, Nepotism में नहीं जी आते जी जी, वो सारे। उसमें नहीं आते। हाँ। तो जिसकी वजह से टीमें बन जाती हैं जी। और रिसर्च अच्छी है उनकी। उन्होंने बात मनवा लेनी होती है कि जी मुझे ये इवेंट है, इससे पहले 40 मैच चाहिए, उस पर अगर 10 करोड़ आ रहा है खर्चा, उस पर 20 करोड़ आ रहा है, तो वो मिलेगा तो मैंने आगे चलना है। बिल्कुल ठीक। और ये सारे कहते हैं अच्छा जी ओके आपको मिलेगा, वो खत लिखें, बेशक मिनिस्ट्री को वो खत लिखें जिधर मर्जी, वो पैसा अरेंज हो जाता था। जी ठीक। अब जब मैं आप हमारे जो नॉर्मल जो दूसरे प्लेयर हैं, हम जब जाके कहेंगे कि भाईजान हमें 40 मैच चाहिए, होंगे पागल हो गए यार, इस पे तो इतना खर्चा आ रहा है, तो 40 तो नहीं मिलने आपको, हम 5 मैच खिलवा देंगे। हाँ ठीक है, फर्क अब हमारा कोच भी उतना ही अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही। बट जो प्रोफेशनलिज्म है वो डिमांड कर रहा है 40 मैचों की, वो गोरे को मिल रहे हैं, जो पाकिस्तानी है उसको नहीं मिल रहे। तो कोचिंग के मामले में आप ये ना कहें कि कोच वो बेहतर है या हमारे नहीं बेहतर, हमारे भी उतनी इक्वली बेहतर है, लेकिन हमें उतनी फैसिलिटीज नहीं दी जाती ठीक। कि जितनी उस गोरे को दी जाती हैं। रेहान भट्ट से हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। रेहान भट्ट से कुछ मजीद चीज़ें पूछते हैं। ये बात ठीक है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो ऐड हो चुकी है, साइंटिफिक हॉकी भी अब काफ़ी साइंटिफिक होती चली जा रही है, मैन टू मैन मार्किंग और ये सारे, जिस तरह के अब वो हाफ छोटे करके कम टाइम के कर दे, तो उस लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर ट्रेंड है वो लोग। नहीं देखें, वो जब भी गोरा, मैंने लास्ट रोलेंट ऑल्टमैन के साथ असिस्टेंट कोच काम किया है 2018 में वर्ल्ड जी कप में। जी, मैंने उनके साथ काम किया है। उन्होंने अगर 50 लाख का सिस्टम मंगवाया ना, तो 50 लाख का सिस्टम आया है, ठीक। जो आपके पोलर्स और ये चीज़ें सारी, और जब नहीं हुआ वो, तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। अच्छा। तो फ़र्क तो आएगा, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आपसे वो टीमें पहले ही आगे होंगी, और अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो फिर आपका मैच हो सकता है एक दिन हार जाए, दूसरे दिन हार जाए, लेकिन तीसरे दिन आप उनको पकड़ेंगे जरूर। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो फिर आप कैसे पकड़ेंगे? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपकी अपनी परफॉर्मेंस की तरफ आना चाहूँगा। 2008 में आप एशियन बेस्ट प्लेयर भी नॉमिनेट हुए और जी। ऑल टाइम जो टीम बनी उसमें जी। भी 8 और 10 में भी जी। सिलेक्शन हुई। अच्छा, कैप्टन भी आप माशाल्लाह उसी स्पैन के अंदर 7 to 10 तक रहे, तो एज ए प्लेयर आपको ज़्यादा अच्छा लगा या एज ए कैप्टन आपको लगता है कि रेहान भट्ट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सका? नहीं, एज अ कैप्टन मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि हमें वही बात करने लगा था कि एज ए टीम तो हमने देखा कि तब टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, बट आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी थी। मैं वही कह रहा हूँ कि जब मुझे कप्तानी मिली तो मेरे ख्याल से उसका जो टीम के साथ एक कप्तान का एक रिश्ता या तल्लक जो होता है ना, वो बड़ा ज़रूरी होता है, और मेरे ख्याल से कि मैं उसमें लैग करता था। अच्छा। क्योंकि मैं अकेला रहने वाला कमरे में, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, या मैं इस तरह का इंसान था। ठीक। 2-3 मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हीं के साथ खुश हूँ और ये चीज़ें, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए मैं बेसिकली खुद समझता हूँ कि एज अ कैप्टन मैं सक्सेसफुल नहीं था। और जब यही सोच के, यही बात के ऊपर, उस वक्त 2-3 सीनियर थे जिनकी कप्तानी की और वो सारी चीज़ें चल रही थी, और वो लड़ाई भी बीच में, और ग्रुपबाजी भी हो जाना, कभी कुछ ऐसे भी हो जाना। फिर हम सब सीनियर्स ने, 6 सीनियर्स ने बैठ के फैसला किया। उन्होंने कहा जी रेहान भट्ट को भी आप दुनिया कील अब्बासी को भी जानती है, सोहेल अब्बास को भी जानती है, विक्ट्री का है। ठीक है, फिर हमने एक फ़ैसला किया, हम सारों ने बैठ के कहा ज़ीशान अशरफ हमारे में ऐसा बंदा है जिसको हर बंदा आके, सीनियर हर बंदा आके कहता है कि यार, हमने उस दिन फैसला कर लिया कि जी ज़ीशान अशरफ हमारा कप्तान होगा, और कोई एक दूसरे के साथ किसी की कोई नहीं होगी। और वो टीम वहाँ पे बिल्ड हुई 2009 में, और 10 में हम लोग एशियन गेम्स जीत गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक्सेप्ट करना कि जी हमारे में ना, बेसिकली हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स, जो हम लोग हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम इसमें अच्छे हैं कि नहीं हैं। जहाँ पे हम अगर ये सोचना शुरू कर बड़ी बात है कि आपने खुद एडमिट किया कि आपके अंदर कैप्टनसी स्किल नहीं था। मैंने वैसे किसी प्लेयर ना जी, मैं कोई भी नहीं मानता। बिल्कुल, मैं यही बात करने जा रहा हूँ कि अगर हम ये सोच लेंगे ना कि हम नहीं कर सकते ये काम, मैं ये काम ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, ये काम इसको दे देते हैं, तो हम मेरे ख्याल से बहुत बेहतरी हो जाएगी। मैं काफ़ी कैप्टन के साथ भी खेले, किस कैप्टन के साथ लगा कि उसने रेहान भट्ट को अच्छा यूटिलाइज किया, या आपका ऑल टाइम फेवरेट कोई कैप्टन या प्लेयर जिसको लगता हो कि यार ये जो गेम अवेयरनेस इसके पास थी,
जो स्ट्रेटजी इन ग्राउंड जाके बना लेता था, वो कौन सा लगता है आपको? देखें, जो हॉकी की कप्तानी है ना, वो क्रिकेट की कप्तानी से बड़ी डिफरेंट है। ठीक। हॉकी की कप्तानी थोड़ी थैंकलेस जॉब है। अच्छा। ठीक है, आप अंदर, क्योंकि आपको सारा गेम प्लान या चीज़ें जो होती हैं वो कोचेस करके देते हैं और वो कप्तान के साथ मशवरा करके उसी वक्त सारा कुछ डिसीजन हो जाता है। तो ये जो कप्तानी की बात आपने की है, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है कि किसी कैप्टन के साथ रहा हूँ, वो ज़ीशान अशरफी है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे मिलता था एक जैसा, सबसे एक जैसा। उसको ये पता होता था कि रेहान की आदत क्या है, ये क्या चाहता है, ये किस में खुश रहता है, इसको ये चीज़ें होनी चाहिए। सलमान अकबर किस में रहता है, शकील अब्बासी किस में रहता है। तो वो एक बहुत अच्छा कैप्टन था। अच्छा। मेरे जब जो इसको मैं कहता हूँ कि एज अ कैप्टन, वो उसकी वजह से हम एक हुए, उसकी वजह से हम गोल्ड मेडल जीते एशियन गेम्स। बिल्कुल ठीक। तो ऑल टाइम, क्योंकि सेंटर फॉरवर्ड बेसिकली ओपन गेम को पसंद करता है और पाकिस्तान की तो रिकग्निशन में बड़ी लंबी हिस्ट्री है। समीउल्लाह, करीमुल्लाह, बिल्कुल शहबाज, बड़े नाम है। तो हसन सरदार, तो आपको आपका फेवरेट कौन सा आइकॉनिक प्लेयर था जिसको, या कोई वर्ल्ड से? दो प्लेयर मुझे बहुत ज़्यादा अपील किए जब मैं स्टार्ट में, बिल्कुल अभी मैंने हॉकी पकड़ी, मतलब कि मैं 8 साल की 9 साल की उम्र में हॉकी पकड़ ली थी। एक हसन सरदार, अच्छा, और एक शहबाज सीनियर। क्या बात। ये दो नाम ऐसे थे, या जो दो प्लेयर्स ऐसे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं शहबाज सीनियर से तस्वीर खिंचाने के लिए 4 घंटे बाहर गेट के खड़ा रहा हॉकी स्टेडियम के। वाह। ये एक जुनून था, एक वो था कि करना है, और अल्लाह ताला ने एक वो भी वक्त लेके आया कि जब मैं शहबाज भाई के साथ खड़ा हुआ था। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और ये अल्लाह ताला का करम था। लेकिन नीयत मेरी साफ थी कि मैंने मेहनत अगर की है, और मैं आज भी ये सबको कहता हूँ, जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, जिसने मेहनत की है ना, उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला का वादा है जी। जी, ये उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती। हम शॉर्टकट की तरफ चल पड़े हुए हैं कि हमने उससे फ़ोन करा लें, उससे करा लें, हमारा ये हो जाएगा। इससे बाहर आ जाओ, सिर्फ सर फेंक के मेहनत करो, आपको उसका रिजल्ट, उसका अजर। अच्छा, मैं ये ताहिर भाई से भी बात की थी, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि मेरा आइकॉनिक प्लेयर तो ओबियसली शहबाज सीनियर, हमने देखा जब छोटे थे तो क्या खूबसूरत वो खेलते थे और वर्ल्ड कप भी जिताया और बड़ी फतूहात है। जब वो हॉकी फेडरेशन के अंदर सेक्रेटरी बने तो हमें बड़ी उम्मीदें थी, लगता था कि अब पाकिस्तान का रिवाइवल हो जाएगा और पता नहीं हॉकी कहाँ से कहाँ चली जाएगी, बट कुछ भी ना हो सका। तो आपको क्या रीज़न लगती है कि इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा प्लेयर जब आके कुछ नहीं कर सकता तो फिर कैसे ठीक होगी? देखिए ना करने की परफॉर्मेंस। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, प्लेयर एज अ प्लेयर होना और चीज़ है, और मैनेजमेंट संभालना और चीज़ है। शहबाज भाई बेसिकली बहुत अच्छे इंसान हैं। वो फेडरेशन में आए, बहुत सॉफ्ट थे, वो चीज़ों को बहुत इजी लेते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था यहाँ पे कौन कौन लोग बैठे हैं जो खा जाएंगे। अच्छा। लेकिन शहबाज भाई ने अपनी सारी ज़िंदगी इजी ही गुजारी, इजी ही रहा, सारा कुछ इजी ही किया। उन्होंने कोशिश की कि चीज़ें बेहतर हों, सारी चीज़ें ऐसे चलें, बट बीच में कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जिनको वो लाना चाहते थे वो नहीं आए दूसरे ग्रुप की वजह से, जिनको नहीं लाना चाहते थे वो आ गए। तो ये बहुत सारे मामला थे इस चीज़ में। शहबाज भाई के दौर में जब वो सेक्रेटरी जनरल थे, पाकिस्तान टीम ने, मैं उस दौर में कोच भी रहा जी। सारी चीज़ें देखिए। हम वर्ल्ड कप में, जो 2018 वर्ल्ड कप था, उससे पहले हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीते। रोलैंड मलेशिया का कोच बन चुका था, वो सारी कोचिंग का बर्डन मेरे ऊपर और हसन भाई के ऊपर आ गया हुआ था। हम वो जीते और उसके बाद हम वर्ल्ड कप में गए और सारों ने कहा कि ये तो प्री क्वार्टर फाइनल भी नहीं खेलेगी टीम। लेकिन अल्लाह का करने ये हुआ कि हम, जिसका कोच रोलैंड बना मलेशिया के, हम उससे ऊपर ही आए। ठीक है। और रोलैंड का भी ये कहना था कि जितनी जल्दी अडॉप्ट चीज़ें पाकिस्तानी प्लेयर करता है, कोई नहीं करता। और ये वाहिद एक ऐसी टीम है पाकिस्तान जिसके साथ मैं कोचिंग करता हूँ ना, मैं किसी को 4 साल का टाइम देता हूँ ना, पाकिस्तान को 2 साल का देता हूँ कि पाकिस्तान के लड़कों में इतना टैलेंट है कि ये 2 साल में वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे या उस रनवे पे आ जाएंगे जो विनिंग ट्रैक होता है। तो शहबाज भाई ने बड़ी चीज़ें कोशिश की। फिर रोलैंड का जाना, क्योंकि पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं थे, जो उसकी पे थी 10 लाख रुपया महीना, वो नहीं दे पा रहे थे। तो फिर रोलैंड ने तो जाना। जब आपका एक थिंक टैंक उस टाइम पे चला जाए, जिस टाइम पे 1.5 महीने या 2 महीने बाद वर्ल्ड कप हो, तो मेरे ख्याल से काफी फर्क पड़ता है। अच्छा भाई, उसमें डिपार्टमेंट का भी रोल है, जैसे आप आपडा की तरफ से खेलते रहे हैं और अभी भी सारा कुछ है, स्पॉन्सर भी हम देख रहे हैं कि कोशिश की जाए तो आ सकते हैं। मैं काफी प्राइवेट लोगों को भी जानता हूँ जो बात जब होती है तो कहते जी वी आर रेडी टू हेल्प द हॉकी,
तो आपकी नज़र में लास्टली ये मैं जानना चाहूँगा कि क्या 2-3 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, एज ए प्लेयर भी और अभी भी आ चुके हैं, आपने एज ए कोच भी काम किया, तो जो करने से हॉकी बेहतर हो सकती है, वो 2-3 पॉइंट हमें ज़रूर शेयर करें। देखें जो आपने बात की कि वो कहते हैं मैं हेल्प करना चाहते हैं हॉकी की, जब हेल्प करने की बारी आती है सब भाग जाते हैं। अच्छा जी, सिंपल सी बात है। इसमें थोड़ा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी कसूर है कि उनका एक प्रॉपर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इस चीज़ों को हैंडल करे। ठीक। और जो बात करते हैं कि जी हम स्पॉन्सर करेंगे, तो मैं ये ऑन एयर आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ कि भाई मेरे साथ रब्ता कर लो, मैं ले जाऊंगा आपको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के पास, आप आओ तो सही। कोई लास्ट मैसेज, कोई ऐसी चीज़ आप जो कहना चाहें, आज आज़ादी का शो है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहूंगा, वो बात ये है कि ये हमारा नेशनल गेम है। प्लीज़ ये जो हमारा नेशनल गेम है, अगर हम नेशनल टीवी बिल में पैसे डाल के, अवाम अगर बिल में पैसे डाल के नेशनल टीवी चला सकती है ना, ठीक है, तो हम नेशनल गेम भी चला सकते हैं ऐसे। बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो किसी को, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी 10-15 रुपए एक्स्ट्रा देने में। ठीक बात है। ठीक है। और जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उससे पाकिस्तान टीम बनेगी। वाह वाह, बहुत जबरदस्त प्रपोजल है। ठीक है। अगर सोचने वाला इंसान हो या किसी की सोच उस जगह तक जाती हो तो कोई मसला नहीं है भाई। हम नेशनल टीवी चलाते हैं तो हम नेशनल गेम भी चला सकते हैं इस तरह, लेकिन सोचें तो सही। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरा यही एक मैसेज है, अगर कोई सुन ले और इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए, हमारे प्लेटफॉर्म से हम जरूर आगे पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। इस मैसेज के साथ हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीएम से अपील करते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये हमारी नेशनल गेम है, इसको हमने बचाना है। हमारे हीरोज़ चाहे वो ग्राउंड में हों चाहे सरहद पे हों, वो हमारे हीरोज़ हैं, उनको वैल्यू हम नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे एम्बेसडर हैं, हमारी रिकग्निशन है, तो कोई भी नहीं देगा। तो इसलिए हमने आज़ादी के दिन आज फैसला करना है और ये अपील भी करते हैं कि हम इंशाल्लाह ताला इसको दोबारा वो मुकाम दिलवाएंगे जो पहले था। नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत सुनी, रेहान भट्ट की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।